हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर जो है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आप लोग ध्यान से प्रश्नों को देखिए। मैं उत्तर बता रही, प्रश्न और उत्तर। तो यहाँ मौखिक में पहला प्रश्न है, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उत्तर है, अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद कर रहा था। दूसरा प्रश्न है, लेखक को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? तो इसका उत्तर है, लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? तो उत्तर है, जब लेखिका ने नमचे बाजार से सर्वप्रथम एवरेस्ट को देखा, जिसे नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए लेखिका को ये नाम अच्छा लगा। सागर माथा यानी सागर का माथा यानी सर, जो विशाल जो समुद्र होता है उसका सर। तो ये नाम लेखिका को बहुत अच्छा लगा। तीसरा प्रश्न है, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? तो लेखिका एवरेस्ट की तरफ गौर से देखी तो एक भारी बर्फ का बड़ा फूल यानी प्लूम देखा, जो शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मैंने लेखिका को बहुत बड़ा एक चोटी पर एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा था, उसको फूल जैसा लगा, तो वो जैसा लग रहा था कि ध्वज यानी फ्लैग जैसा लग रहा था। चौथा प्रश्न है, हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? हिमस्खलन से एक शेरपा कुली की मृत्यु हुई और 4 घायल हुए। पांचवा प्रश्न है, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? मृत्यु हो गया तो कर्नल खुल्लर ने उस तरह का देखा, ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने क्या कहा? तो मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी-कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। मतलब कि उन्होंने देखा कि ऐसे मर रहे, तो उन्होंने डायरेक्टली कहा, हम लोग एवरेस्ट पे जा रहे हैं तो ये महान यात्रा है, तो इसमें मृत्यु अगर हो जाता है तो इसको सहज नॉर्मली लेना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि एक हम लोग महान यात्रा में जा रहे हैं, तो हम लोग को मौत का रिस्क तो लेके चलना ही पड़ेगा, तो इसको नॉर्मली लेना पड़ेगा। छठा प्रश्न है, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? तो रसोई सहायक की मृत्यु जलवायु अनुकूल ना होने की वजह से हुई। तो जलवायु अनुकूल का मतलब होता है जो उसका जो क्लाइमेट है उसके अनुसार नहीं था, उसको सूट नहीं किया है, इसीलिए रसोई सहायक यानी जो खाने पीने में जो मदद कर रहा था उसकी मृत्यु हो गई। 7 क्वेश्चन, कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? तो ये आपके करने के लिए है, मैंने छोड़ दिया है असाइनमेंट पे तौर पे ये। क्वेश्चन 8, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया था? ये भी मैंने दिया है। और लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी थी? तो जब लेखिका जीत गई थी, तो मतलब पहुंच गई थी, तो उन्होंने तो यहाँ लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी थी? तो लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उन्हें बधाई देते हुए कहा था, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। और वे बोले कि देश
को तुम पर गर्व है। अब तुम जिस संसार में जाओगी, संसार में, ऐसे संसार में तुम वापस जाओगी जो तुम्हारे पीछे हूँ, तो तुम्हारे पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। क्योंकि अब वो सेलिब्रिटी बन गई थी, वो जो जो मुकाम उसने हासिल किया था, वो बहुत ही मुश्किल था और वो सेलिब्रिटी बन गई थी। पहले वो एक कॉमन वुमन थी, पर अब ये वो एक सेलिब्रिटी हो गई, उनका नाम हो गया, तो वो एक नई दुनिया में प्रवेश की। हाँ, तो यही सब उन्होंने, कर्नल खुल्लर ने उन्हें कहा, और ये भी कहा देश पर तुम्हें, देश को तुम पर नाज है, क्योंकि हमारे भारत की वो पहली महिला बनी जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी। तो अब चलते हैं हम लिखित प्रश्न की ओर। लिखित प्रश्न में, नजदीक से एवरेस्ट को देखकर, नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? तो जब लेखिका ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को देखा तो उसे लगा जैसे एक भारी बर्फ का बड़ा फूल उसकी चोटी पर लहराता हुआ कोई ध्वज है जो 150 किलोमीटर या उससे तेज गति हवा से चलने से बनता है। वह एवरेस्ट की इस सुंदरता के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित हुई। माने जब लेखिका ने सबसे पहले एवरेस्ट को देखा तो उसे ऐसा लगा वहां बहुत बड़ा एक भारी बर्फ का टुकड़ा है जो जो ऐसे लहरा रहा है, ध्वज यानी कि फ्लैग की तरह, और जो 150 किलोमीटर इतना तेजी रफ्तार का जो हवा चलता है उससे वो बर्फ का गोला बनता है। और इस तरह से वो एवरेस्ट की सुंदरता की ओर लेखिका आकर्षित हुई, मतलब अट्रैक्ट हुई। दूसरा प्रश्न है, हिमपात किस तरह होता है? सॉरी, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? तो यहाँ जो डॉक्टर मीनू मेहता है, उन्होंने बेचेंद्री पाल को और उनके साथियों को एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना और लटकों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तो डॉक्टर मीनू मेहता ने उनको ये जानकारी दी कि जैसे ये बर्फ में चढ़ने के लिए दिक्कतें आती है, तो एल्युमिनियम की जो सीढ़ी उनके पास होती है उससे कैसे उसको हेल्प लेके पुल बनाना, और रस्सी से कैसा बर्फ में जो जो एक कांटा होता है उसको लेके कैसे उपयोग करना, और बर्फ में जो तेरा मेरा जो दीवार होते हैं उसको कैसे रस्सी से बांधना, वो सब उन लोग को एक ट्रेनिंग दिया। और ये जो हम ग्रुप जा रहा है, ये जो वो लोग अपना प्लान बनाए आगे बढ़ रहे हैं, उस कैसे कैसे कार्य होंगे, कहाँ कहाँ क्या होगा, तो उसके बारे में उन्होंने विवरण पूरा विस्तृत रूप से पूरा उसकी जानकारी उन्होंने दी। तीसरा प्रश्न है, तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तो तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तो तेंजिंग ने उनको कहा ही था कि तुम एक पक्की पर्वतीय, माने कि वो पर्वत एरिया में, वो पहाड़ एरिया में रहती थी ना, छोटे से आना जाना करती, तो इसलिए कहा तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की हो। हाँ, तुम्हें तो पहले प्रयास में, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तुमको ये हिमालय में एवरेस्ट पे चढ़ जाना चाहिए। मैंने उन्होंने उनको हौसला बनाया कि तुमको तो पहुंच जाना चाहिए। चौथा प्रश्न है, लेखिका को किसके साथ चढ़ाई करनी थी? तो लेखिका को अंगदोरजी, लहटू की जय और मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी। इन लोग थे कौन? लहटू, जय, की, मीनू के साथ। की, जय और मीनू उससे बहुत पीछे रह गए थे, जबकि वो साउथ कोल कैंप पहुंच गई थी। तो जय, की और मीनू जो उससे पीछे में थे और वो बहुत आगे निकल गई थी और वो साउथ कैंप में पहुंच गई थी। बाद में वे भी लोग भी पीछे पीछे आ गए थे।
अगले दिन सुबह 6:20 पर वो अंगदोर्जी के साथ चढ़ाई के लिए निकल पड़ी, जबकि अन्य कोई भी व्यक्ति उस समय उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। मैंने नेक्स्ट दिन जो उसको मेन चढ़ाई करनी थी तो 6:20 पे वो अंगदोर्जी के साथ चढ़ाई करने मतलब कि तैयार थी, और तब तक उसके साथ कोई नहीं आया था, उसके साथ चलने को तैयार था। 5वां क्वेश्चन है, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? जब एक रात को बहुत बड़ा भारी ग्लेशियर गिरा था, तो कैसे साफ किया था लोब्सांग ने? तो एक बहुत बड़ा बर्फ का पीन लोहत्से से ग्लेशियर से टूटकर लेखिका के तंबू पर गिर पड़ा था, और लेखिका चारों तरफ से बर्फ की कब्र में दब गई थी, और उस समय लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी से तंबू का रास्ता साफ किया, और लेखिका के पास बड़े बड़े हिमपिंडों को हटाने के बाद लेखिका के चारों ओर जमी हुई बर्फ की खुदाई करके लेखिका को बाहर निकाला। मतलब कि जो जब रात को एक बार वो लोग सो रहे थे 12 बजे, तो बहुत बड़ा एक ग्लेशियर से एक बर्फ का टुकड़ा उनके गिर के उनके तंबू के यहाँ आ गया था। तो लेखिका का भी तंबू लेके गया था, तो वो दब गई थी, तो मैंने कि बर्फ के नीचे दब गई थी, तो जैसे अगर उसको नहीं निकालता तो वो मरी जाती। तो लोग सामने उनका अपनी स्विच छुरी से खुद खोद के उनको लेखिका को रास्ता साफ करके उनका निकाला था, और हटा दिया था हिम पिंडों को, जो जो बर्फ का गिरा हुआ था, और जमी हुई बर्फ जो थी उसको मतलब खुदाई करके निकाला। मतलब कि प्लेन होगा तो उसको चाकू से कर करके गड्ढा करके नीचे से उसको निकाला, इस तरह से किया। अब आ जाते हैं हम लोग ख का एक, ये आपका 6 का असाइनमेंट के तौर पे। साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? ये आपको बुक्स में ही मिल जाएगा, साउथ कोल पहुंचने में क्या क्या किया उन्होंने। और ख का 1, उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? तो यहाँ पर उपनेता प्रेमचंद ने हिमपात से बचने के लिए समझाया, क्योंकि उनका कैंप हिमपात के क्षेत्र में पड़ता था। प्रेमचंद ने उन्हें रस्सियों से पुल बनाने के लिए तैयार रहने को कहा, क्योंकि उनके द्वारा बनाया गया पुल हिमपात से कभी-कभी टूट सकता है। प्रेमचंद ने ग्लेशियर और हिमपात से बनी दरार से सावधान रहने की चेतावनी दी। तो उनके जो नेता प्रेमचंद ने जो हिमपात आता है, जो बर्फ का जो भुरभुरा उस तरह का जो हिमपात आता है, तो उससे कैसे बचा जाए उसके लिए उन्होंने ये भी बताया। और उनका कैंप उस हिमपात के क्षेत्र में आ गया था कि उस जगह ज्यादा हिमपात होता है, और प्रेमचंद ने उन्हें रस्सियों से पुल बनाने के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा। और उनके द्वारा जो बनाया गया जो पुल था वो कभी भी हिमपात की वजह से टूट भी सकता था, क्योंकि बोल नहीं सकते, वेदर है तो कुछ भी चेंजेस हो सकता है। तो प्रेमचंद ने ग्लेशियर और हिमपात से बनी दरार, माने ग्लेशियर और हिमपात की वजह से कुछ भी दरार हो सकती है, उससे सावधान रहने के उन्होंने चेतावनी दी। और यहाँ हिमपात किस तरह का होता है, हिमपात जो होता है किस तरह का होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? तो हिमपात जो है अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों से अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही है। मतलब कि जो बड़ा बड़ा बर्फ का टुकड़ा होता है ना, वो मतलब कि शिथिल नहीं होता, मतलब एक जगह नहीं रुकता है। जैसे कि हवा चलती है उस वजह से वो अक्सर वो गिर जाता है, मतलब कि गिर जाता है। और ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, और ग्लेशियर जब गिर जाता है तो बर्फ में भी हलचल हो जाती है, मतलब कि फिसलन हो जाती है, या उससे उसको धक्का लग जाता है, या कुछ उसके वजह से उसका बैलेंस नहीं होता, गिर जाता है। और जिससे बड़ी बड़ी जो बर्फ की चट्टाने तत्काल गिर जाते हैं, और इसके वजह से क्या होता है, बड़ा बड़ा बर्फ का जो चट्टान होता है, मतलब पत्थर जैसा बर्फ का, तो वो गिर जाती है, और ये खतरनाक स्थिति धारण कर लेते हैं। इससे क्या होता है, डेंजर सिचुएशन
पैदा हो जाता है और सीधे धरातल पर, और वो ऊपर से नीचे गिरता है तो धरातल माने नीचे जमीन में जहां से वो लोग चल रहे, जो भी पर्वतरोही आ रहे, तो वहां पे दरार यानी कि क्रैक हो सकता है। और दरार से क्या होते हैं कि चौड़े हिमविदर में बदल जाते हैं, मतलब कि जरा जरा उसमें क्रैक आ जाता है तो गड्ढा जैसा ऐसा हो जाता है, जिससे कि आदमी का दबने का या गिर के मरने का खतरा होता है। ठीक है, तो ये आप लोग करिएगा। और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का दिया है, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप लगाए गए, उनका वर्णन करो। तो एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए शिखर कैंप, बेस कैंप के अतिरिक्त 4 कैंप लगाए गए। कैंप 1 उन्होंने सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास किया। कैंप 2 पर ये 16 मई प्रातः 8 बजे पहुंचे। कैंप 3 15 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन। और कैंप 4 साउथ कोल में 7,900 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया था। तो इस तरह से इसके प्रश्न हो गए। और असाइनमेंट पे आप लोग का, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने किन शब्दों में बधाई दी, तो ऑलरेडी प्रश्न में है ही। और लेखिका जब एवरेस्ट पे चढ़ाई कर रही थी तो उस समय चोटी की स्थिति कैसी थी, तो इस तरह से करना है। और कहीं आपको कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा मैसेज करके।